न्यूज टुडे के आज इसके नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 27 सितंबर को जो खबरें हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से किस पेपर में हम इन न्यूज को अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। साथ ही इनसे जुड़े हुए अगर कोई पीवाईक्यूज आए हैं हमारे विगत वर्षों में तो उसको हम जानेंगे। साथ ही आगामी वर्षों में किस तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कैसे एग्जाम में इनका उपयोग करना है इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका द्वारा जो हमारी फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं उन पर जो टैरिफ लगाया गया है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का जो फार्मा सेक्टर है उसकी क्या स्थिति है, इसको हम समझेंगे। अप्सपा जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है ये चर्चा में रहा है, तो ये अधिनियम क्या होता है, क्यों इसे लागू किया जाता है और अभी ये क्यों सुर्खियों में है, इसे हम समझेंगे। साथ ही भारत में बाल विवाह के संदर्भ में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जो कि दर्शाती है कि भारत में बाल विवाहों की अब संख्या में कमी आ रही है, तो ये कैसे हुआ, क्या इसकी सफल केस स्टडीज हैं, इसको हम समझेंगे। साथ ही एक और न्यूज है कि 9 में से 7 ग्रहीय सीमाओं का उल्लंघन अभी तक हो चुका है। तो जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं वो क्या होती हैं, ग्रहीय सीमाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं 9 सीमाएं, उनमें क्यों उल्लंघन हुआ है, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको हम समझेंगे। भारत में शहरी क्षेत्र की परिभाषा को लेकर के ये एक न्यूज रही है अभी, क्योंकि जनगणना भारत में चल रही है तो शहरी क्षेत्र की परिभाषा अभी वर्तमान में क्या है और उसमें बदलाव करने से संबंधित क्या मुद्दा है, इसको हम इस न्यूज में कवर करेंगे। साथ ही भारत में प्राकृतिक गैस के नए भंडार हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मिले हैं, तो भारत में प्राकृतिक गैस की क्या स्थिति है और किस प्रकार से भारत अपनी जो तेल में निर्भरता है वो यहां पर कम कर सकता है, इसको हम इस न्यूज के अंतर्गत कवर करेंगे। अगर कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी ये चर्चा में रहे हैं, इनकी अभी नियुक्ति हुई है दोबारा से। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, इसको हम समझेंगे। जल संचय जन भागीदारी एक पहल है, ये क्या है इसको हम समझेंगे। ये 3 समूह यहाँ पर बताए गए हैं G4, L69, C10, ये क्या है इनको हम समझेंगे। कुछ प्रतिभूतियां जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो चर्चा में है, उसको हम जानेंगे। कैफे एक मानक है, ये चर्चा में रहा है। ग्रीन पटाखे चर्चा में है। रूस और ईरान के बीच परमाणु संयंत्र समझौता हुआ है, ये चर्चा में। साथ ही जो सुर्खियों में रहा स्थल है वो है आज का हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर की जो भौगोलिक स्थिति है, अवस्थिति है, उसको हम समझेंगे। चलिए आज की जो हमारी पहली खबर है उस पर हम बात करते हैं। तुम्हारी पहली खबर है अप्सपा को लेकर के। अप्सपा यानी कि सशस्त्र बलों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जिनके माध्यम से वो जो सिविल एरियाज हैं यानी कि जो नागरिक क्षेत्र हैं उनमें वो ऑपरेट कर सकती है। तो खबर क्या है हमारी? खबर हमारी है कि गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अप्सपा जो लागू था उसकी अवधि में वृद्धि की है। साथ ही मणिपुर राज्य के तेहरा पुलिस थाने का जो क्षेत्र है उसको छोड़कर के पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है ना, और अगले 6 महीने के लिए यहां पर अप्सपा मणिपुर में लागू कर दिया गया है। अगर इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो जो हमारा GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वहां पर इसको हम कवर करेंगे। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें अप्सपा को लेकर के तो अप्सपा कानून जो है वो हमारे जो सशस्त्र बल हैं जैसे हमारी भारतीय सेना हो गई, CRPF हो गई, या फिर ऐसे ही जो अन्य जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र बल हैं उनको नागरिक क्षेत्रों में ऑपरेट करने के लिए ये कुछ अधिकार प्रदान करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय है, फिर इसमें संघ का गृह मंत्रालय वो कैसे हस्तक्षेप कर पा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार किस प्रकार से अप्सपा को लागू कर पा रही है राज्यों में। तो इसके लिए आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 पढ़ना चाहिए जो कि हमारे संघ सरकार को यह दायित्व देता है कि प्रत्येक राज्य में संविधान के अनुसार शांति व्यवस्था बनी रहे और संविधान के अनुसार ही वहां पर प्रशासन चलता रहे। तो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है या फिर उस राज्य की सरकार को या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहां पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है तो ऐसे क्षेत्रों में अप्सपा को लागू किया जाता है। और वहां पर फिर अगर ऐसा है कि पूरा ही राज्य अगर सही तरीके से संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। लेकिन अप्सपा जो है वो वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस कानून का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब यहां पर जो एक अशांत क्षेत्र की बात कही गई थी, अब यहां पर अगर हम बात करें कि अशांत क्षेत्र होता क्या है, तो जो अशांत क्षेत्र है वो अप्सपा की धारा 3 के तहत इसे परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का या तो वो पूरा या फिर उसका कोई एक क्षेत्र अगर नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है
है ना, उनका उपयोग की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र को या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और कोई किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कौन घोषित करेगा? या तो उस राज्य का राज्यपाल, या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, या फिर केंद्र सरकार स्वयं भी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो राज्य सरकार है या राज्यपाल है वो भी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और केंद्र सरकार है वो स्वयं भी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है किसी भी एरिया को, अगर वहां पर नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए, यानी कि जो हमारी सामान्य पुलिस है उसकी सहायता के लिए अगर सशस्त्र बलों की आवश्यकता है तो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अशांत क्षेत्र क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सशस्त्र बलों को अप्सपा के तहत क्या क्या अलग अलग अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले है कि किसी भी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों की अगर भीड़ इकट्ठा हो गई है तो उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। अगर उन्हें उचित संदेह है तो सेना बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही बिना वारंट के किसी भी घर या परिसर में प्रवेश करने और वहां की तलाशी का अधिकार भी अप्सपा के तहत जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनको मिल जाता है। इसी के साथ में हथियारों के भंडार, किलेबंद स्थान जहां से सशस्त्र हमले किए जा सकते हैं, या हथियारबंद स्वयंसेवी का प्रशिक्षण अगर कहीं चल रहा है तो उसको नष्ट करने का अधिकार भी अप्सपा के तहत हमारी सेना को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये कहां कहां पर लागू है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उन सभी पर, या तो पूरे राज्य में या फिर उसके किसी एक क्षेत्र में ये लागू है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि अप्सपा क्या है, अप्सपा के तहत अशांत क्षेत्र क्या है, इसके तहत क्या अधिकार प्राप्त हैं। अब अगर हम बात करें तो अप्सपा लगातार कई बार कानून चर्चा में रहता है, जिसमें मानवाधिकारों को लेकर के बहुत सी चिंताएं लगातार प्रकट की जाती रही हैं। इसमें आपने इरॉन शर्मिला का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि मणिपुर की रहने वाली थी, और उन्होंने लगातार 16 साल तक 2000 से लेकर के 2016 तक उन्होंने अनशन किया था, यानी कि भूख हड़ताल उन्होंने की थी, और 2016 में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। तो लगातार जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें अप्सपा को लेकर के विरोध किया गया है। तो अप्सपा को लेकर के जो अलग अलग समितियां बनी हैं उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले है 2004 की बनी हुई समिति, जो कि हमारे जो न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, उनकी कमेटी थी। उन्होंने कहा कि जो अप्सपा है उसको जो यूएपीए एक्ट है उसी के साथ में इसे मिला देना चाहिए, जिससे कि जो एक बहुत ज्यादा अधिकार सेना को प्राप्त हो गए हैं वो ना रहे। सेकंड एआरसी की जो 5th रिपोर्ट है वो तो पूरे तरीके से अप्सपा को समाप्त करने की बात कहती है, जिसके माध्यम से जो नागरिक हैं, क्योंकि जहां पर अप्सपा लागू होगा वहां के नागरिक भारत से, जो भारत का क्षेत्र है या फिर जो हमारा जो क्षेत्र है उससे अलगाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन या फिर एलिनिएशन, यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव या फिर अलगाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए अप्सपा को समाप्त कर देना चाहिए। संतोष हेगड़े समिति है, उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में इसके इंप्लीमेंटेशन की लगातार जांच होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि इसे सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू किया गया है मणिपुर में। तो 6 महीने बाद इस स्थिति की जांच होनी चाहिए कि क्या वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अब बेहतर हो गई है, क्या वहां पर अब अप्सपा को हटाया देना चाहिए और जो सामान्य प्रशासन है उसी को पूरी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। ठीक है, तो ये संतोष हेगड़े समिति कहती है। जस्टिस वर्मा समिति है 2013 की, वो ये कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी सैन्य बल का अधिकारी या कोई सैनिक अगर महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का कोई वायलेंस करता है तो उसे अप्सपा के तहत कोई भी छूट नहीं मिलेगी, और उन्हें ऑर्डिनरी जो सामान्य हमारे जो आपराधिक कानून है उसके तहत ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ समितियां हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अप्सपा है, अप्सपा को लागू करने के लिए क्या तर्क होने चाहिए, उसे क्यों लागू रखा गया अभी तक, और उसको समाप्त करने के लिए या फिर उसकी जो सेना है वो सेना सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित करने के पक्ष में क्या तर्क होनी चाहिए। तो इन दोनों को ही आपको तैयार करना चाहिए अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब अगर हम देखें कि मुख्य परीक्षा में इस पर क्या प्रश्न पूछा गया है, तो 2015 में सशस्त्र बलों पर जो अप्सपा कानून है इस पर प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कहा गया कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो लगातार इस बात को उजागर करते हैं कि जो अप्सपा कानून है वो एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकारों के दुरुपयोग का मामले लगातार उत्पन्न होते हैं। तो इस अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं जिसका एक्टिविस्ट विरोध करते हैं, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या क्या अभी तक इस पर निर्णय दिए गए हैं। तो ये प्रश्न है। तो अप्सपा के ऐसे जो कानून, ऐसे जो प्रावधान जो कि जो सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं या सशस्त्र बल के जो कर्मी हैं उनको ऐसे अधिकार देते हैं जो उन्हें लगातार छूट देते हैं। अगर वो किसी की अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई हिंसा होती है, उसमें अगर
गोली चलाई जाती है तो अगर उससे किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो उस पर उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग अधिकार जो सैन्य कर्मी हैं उनको इसमें मिले हुए हैं। तो उन धाराओं का अध्ययन आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए करना चाहिए। तो कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज पर अगर हम चलें तो अगली न्यूज है, लगातार चर्चा में रह रहा है कि यूएस और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो चर्चा में रह रहा है। यूएस के द्वारा लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में यूएस के द्वारा अब टैरिफ लगाया गया है मेडिसिन के ऊपर, है ना, जो फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है, जिसके माध्यम से भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो प्रभावित हो सकता है। तो खबर क्या है हमारी? तो खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फार्मास्यूटिकल जो दवाएं हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिया है ना, 100% टैरिफ लगा दिया है। और इसमें 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। और इसमें जो ब्रांडेड और पेटेंट दवाएं हैं उनके ऊपर ये 100% टैरिफ ये लगेगा। लेकिन अगर तब तक यानी कि 1 अक्टूबर तक अगर कोई कंपनी यूएसए में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित कर लेती है तो उस पर ये टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, उसे इस टैरिफ से छूट दे दी जाएगी। ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जेनरिक दवाओं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और विश्व के सबसे बड़े दवा निर्यातक देशों में से भारत का एक स्थान है। और वैश्विक दवा बाजार में लगभग 5.71% की हिस्सेदारी भारत रखता है। अब अगर इस न्यूज को अगर हम देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक के अंतर्गत ये आएगा, तो हमारा GS2 का जो द्विपक्षीय संबंध है वो, और GS3 के जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत ये टॉपिक हमारा आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जेनरिक दवाओं को बाहर रखा गया है। जेनरिक दवाओं को बाहर रखा गया है, इसमें पेटेंटेड और जो ब्रांडेड दवाएं हैं उन्हीं पर ये 100% टैरिफ लगाया गया है। पेटेंटेड या ब्रांडेड दवाइयां और जेनरिक दवाइयों में क्या अंतर होता है? इसमें इसके अंतर्गत जो एपीआईज होते हैं ना, जो एपीआई है वो तो ब्रांडेड दवाओं में भी और जेनरिक दवाओं में भी सेम होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे किसी दवाई को मीठा करने के लिए कोई फ्लेवर डाल दिया जाए, है ना, जैसे आप खांसी की दवाई में देखेंगे तो कुछ दवाइयां बहुत कड़वी होती हैं, कुछ दवाइयां थोड़ी मीठी होती हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, यानी कि जो उसमें फार्मा का जो सामग्री चाहिए वो तो समान है, लेकिन उसका टेस्ट बदलने के लिए, उसका रंग रूप बदलने के लिए अलग अलग चीजों का अलग अलग कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो वो होती है ब्रांडेड दवाएं, कि जिसके ऊपर किसी का ब्रांड लगा हुआ है ना, जबकि जेनरिक दवाओं को इसमें बाहर रखा गया है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत में जेनरिक दवाओं का उत्पादन ज्यादा होता है, ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है ना। तो यहां पर बताया भी गया है कि जो पिछले निर्यात वर्ष है उसमें लगभग $10 बिलियन का मूल्य का निर्यात हुआ है, जो कि कुल दवा निर्यात का लगभग 35% हिस्सा है। और मुख्य रूप से हम जेनरिक दवाओं का ही निर्यात हम अमेरिका को कर रहे हैं। तो भारत के फार्मा सेक्टर को इससे प्रभावित हो, ऐसा होने की संभावना कम है, यानी कि जो प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि भारत का जो मुख्य निर्यात है वो जेनरिक दवाओं और सक्रिय औषध सामग्री यानी कि एपीआई जो होते हैं, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही मुख्य रूप से निर्यात करता है भारत, और उस पर अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया यूएसए के द्वारा। तो ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पर जो टैरिफ की परिभाषा है वो अस्पष्ट है। एक तो हो गया कि जो जेनरिक दवाएं हैं, जेनरिक दवाओं पर भी तो किसी ब्रांड का लेबल हो सकता है, तो कहीं जो यूएसए की जो एजेंसियां हैं वो उसको गलत तरीके से भी पढ़ सकती है कि इस पर तो किसी ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है। तो हो सकता है कि जो निर्यात होने वाला है, जो दवाइयों को पहुंचना चाहिए यूएसए में, जहां जिससे कि उसका फिर बिक्री की जा सके, तो उसको पहुंचने में वहां देरी हो सकती है। इसीलिए ये भी एक चिंता का विषय है कि यहाँ पर जो कानून है या जो टैरिफ की परिभाषा है वो यहाँ पर अस्पष्ट है कि यहाँ पर ब्रांड से क्या मतलब है। ब्रांड तो जेनरिक दवाओं का भी एक ब्रांड हो सकता है ना, या फिर किसी ब्रांड की दवाई है, जैसे एक तो पैरासिटामोल हो गई, एक डोलो हो गई। तो डोलो ब्रांडेड दवाई है, जबकि पैरासिटामोल एक जेनरिक दवाई है। सेम कंपनी पैरासिटामोल का भी उत्पादन करती है और वो डोलो का भी करती है, या तो वो दोनों पर ही एक ब्रांड का ठप्पा तो होगा ही। तो इसको पढ़ने के लिए या इस पर एक अस्पष्टता अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो दवा निर्माण है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस FDA है,
उसके द्वारा जितनी ज्यादा अनुमोदित यानी कि जितनी ज्यादा दवा कंपनियों को दवा बनाने का अधिकार दिया गया है, तो यूएसए के अलावा सबसे अधिक भारत में ही वो कंपनियां अपना काम कर रही हैं। तो अब क्योंकि 100% टैरिफ लगाया गया है, और ऐसी कंपनियां जो यूएसए में अगर उत्पादन इकाइयां खोल लेती हैं, उनको अगर छूट दी गई है, तो अब कुछ जो उत्पादन कंपनियां हैं वो अब भारत को छोड़ करके अब यूएसए जा सकती हैं। तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है, इससे उत्पादन जो है हमारा कम पड़ सकता है। इसके अलावा एक अल्पकालिक लाभ भी भारत को हो सकता है, क्योंकि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो महंगी हो जाएंगी यूएसए में, और जो भारत की जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो अभी उसी रेट पर रहेंगी। तो अपेक्षाकृत रूप से वो पहले भी सस्ती होती थी, अब तो और सस्ती हो जाएंगी। तो भारत की जो जेनेरिक दवाइयां हैं उनको एक बड़ा बाजार एक छोटे समय के लिए अल्पकालिक लाभ भारत यहां से ले सकता है। तो ये हमने प्रभावों की बात कर ली। अब प्रभावों के अलावा अगर हम बात करें कि जो भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है वो उसकी स्थिति क्या है, तो भारत दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर दवाओं का उत्पादन करता है। विकास क्षमता की अगर बात करें तो 2030 तक लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक लगभग 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का यह अनुमान है। इतनी क्षमता भारत का दवा क्षेत्र रखता है। और निर्यात की बात करें तो भारत मुख्य रूप से ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स का निर्यात करता है, और जो भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है ना। और वैश्विक टीका उत्पादन में भारत 60% का योगदान देता है। जो अलग अलग तरह के टीके होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, जैसे कोविड जब हुआ था तो भारत द्वारा कोवैक्सीन का उत्पादन किया गया था। तो कुल टीका उत्पादन में भारत का लगभग 60% हिस्सा है। तो ये कुछ डेटा है जिनका उपयोग आप अपनी आंसर राइटिंग में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगली न्यूज की हमारी, तो अगली न्यूज है वो ये कहती है कि जो पृथ्वी की जो ग्रह क्षमता है ना, जो ग्रह सीमाएं हैं, यानी कि जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं, उनमें 9 बाउंड्रीज हैं, उनमें से 7 बाउंड्रीज का उल्लंघन हुआ है, जो कि भारत के लिए या मतलब विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। तो ये रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट है प्लेनेटरी हेल्थ चेक 2025 की रिपोर्ट ये जारी की गई है, और इसको जारी करती है प्लेनेटरी बाउंड्री साइंस, है ना। ये एक संस्था है वो ये जारी करती है। इसने ये कहा है कि जो कुल 9 ग्रहीय सीमाएं क्या होती है, इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे, इसकी विस्तार से इनको समझेंगे कि क्या 9 ग्रहीय सीमाएं हैं। उनमें से 7 का उल्लंघन किया जा चुका है, और विश्व के जो महासागर हैं वो संकट में है। ठीक है, और जो पृथ्वी प्रणाली, ये एक प्रकार से पृथ्वी प्रणाली का वैज्ञानिक मूल्यांकन है कि जो पृथ्वी हमारी चल रही है, जो पृथ्वी का जो हमारा सिस्टम है, अर्थ का सिस्टम है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, जो नए नए हम प्लास्टिक उत्पादन कर रहे हैं, नए नए तरीके के अलग अलग घटक बना रहे हैं, वो कैसे पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं, जो लगातार महासागरों का महासागरों का जो अम्लीकरण हो रहा है वो कैसे पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक मूल्यांकन पृथ्वी का करती हैं। ठीक है, और मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की स्थिर व्यवस्था को प्रभावित किया है। ये भी ये रिपोर्ट कहती है कि जो मानव गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा पृथ्वी की जो उसकी नेचुरल जो स्टेट है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो हमारा GS3 का जो पर्यावरण संरक्षण का टॉपिक है वो उसके अंतर्गत ये टॉपिक हमारा कवर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी की जो सीमाएं हैं, ग्रहीय सीमाएं, ये क्या है। तो ये ग्रहीय सीमाएं कुछ पारिस्थितिकी सीमाएं हैं, यानी कि ये कुछ इकोलॉजिकल सीमाएं हैं जो उन सुरक्षित सीमाओं या सुरक्षित संचालन स्थिति को परिभाषित करती हैं जिसके भीतर मानव प्रजाति सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर रह सकती है ना। तो जो मानव प्रजाति है वो सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर रह सकती है, उन सभी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए इन्हीं को ग्रहीय सीमा कहा जाता है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज इनको कहा जा सकता है। ये कुल 9 प्रक्रियाएं हैं जो वैश्विक स्थिरता, लचीलेपन और जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये 9 सीमाएं क्या क्या है? सबसे पहले तो आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब कि जो हमारी जलवायु है उसमें किस तरीके से लगातार परिवर्तन हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो वर्षा है, वर्षा का काल लगातार बदल रहा है, कहीं पर तो सूखा पड़ रहा है, कहीं पर इतनी बाढ़ आ जा रही है कि पिछले 30-35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। तो ये लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैव मंडल अखंडता में परिवर्तन, यानी कि जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हर एक बायोस्फीयर में हर एक जो प्रजाति है, हर एक जो प्राणी है, उसके कुछ दायित्व दिए गए हैं, उसकी कुछ सेवाएं हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ये बायोस्फीयर इंटीग्रिटी कहती है। भूमि प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है
ना, ये भी एक सीमा है कि जो भूमि प्रणाली है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है, कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र काटे जा रहे हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए वन क्षेत्र काटे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जहां पर प्राकृतिक रूप से रेगिस्तान है वहां पर अब पेड़ लगा करके उसको फिर से हरा भरा किया जा रहा है। जो क्षेत्र वनीय क्षेत्र है उनको काट करके समतल किया जा रहा है। तो ये सब पृथ्वी जो हमारी भूमि प्रणाली है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम कृषि उपयोग के लिए लगातार हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, ये भी भूमि प्रणाली के परिवर्तन में आ जाएगा। ताजे जल में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो ताजा जल है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, यानी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वो लगातार पिघल रही है, जो कि हमारे महासागरों को परिवर्तित कर रही है और ताजे जल को लगातार परिवर्तित कर रही है। जैव भू रासायनिक प्रवाह में लगातार बदलाव हो रहा है। जो हमारे अलग अलग जैव भू रासायनिक चक्र हैं, जैसे कार्बन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, इन सब में लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि बहुत सारी सामग्रियां लगातार जो हमारा वायुमंडल है, पृथ्वी का जो जैव मंडल क्षेत्र है उसमें लगातार वो आ रहे हैं। तो जैव भू रासायनिक क्षेत्रों में प्रभाव, रासायनिक चक्रों में परिवर्तन हो रहा है। नवीन घटक शामिल हो रहे हैं। नवीन घटक का मतलब कि जो मानव के द्वारा निर्मित जो अलग अलग नए नए एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी के जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसमें वो जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक की एक बड़ी समस्या वर्तमान में हम देख रहे हैं, है ना। तो माइक्रोप्लास्टिक है वो किस प्रकार से लगातार जो पृथ्वी का पारितंत्र है उसको बदल रहा है। ऐसा ही आपने सुना होगा कि जापान के आसपास मरकरी की एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो मरकरी भी प्राकृतिक घटक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इतना खुले रूप में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से मानव जो गतिविधियां हैं उसमें जो नए नए हम सामग्रियां हैं वो पृथ्वी के अंदर ऐड कर रहे हैं, वो भी नवीन घटक के अंतर्गत आ जाएगा। महासागरों का अम्लीकरण हो रहा है ना, लगातार महासागर प्रदूषित हो रहे हैं। वहां पर प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, इससे महासागर अम्लीकरण हो रहा है। अम्लीय वर्षा की एक समस्या बनी हुई है। वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, यानी कि पृथ्वी का कितना ज्यादा, अभी हम देख रहे हैं कि जो PM2, PM0, PM2.5, PM10 इस तरह के जो एरोसोल कण हैं वो लगातार हमारे वायुमंडल में बढ़ रहे हैं। समताप मंडलीय ओजोन का क्षरण हो रहा है। जो हमारी समताप मंडल में ओजोन है उसका लगातार क्षरण हो रहा है ना। तो ये सारी की सारी 9 ग्रहीय सीमाएं यहाँ पर बताई गई हैं और इसके माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी की लगभग इन 9 में से 7 सीमाओं का हमने उल्लंघन कर लिया है। और अगर हम सही समय रहते नहीं सुधरते हैं तो पृथ्वी पर जो जीवन है, जीवन को एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसका किस प्रकार से इन सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, इनका मानदंड क्या है इनके निर्धारण का, तो सबसे पहले वैश्विक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि ग्लोबल साइंटिफिक इवेल्युएशन यहां पर किया जाता है। वो करती है IPCC और IPBE। IPCC है ये जलवायु परिवर्तन के तहत, ये जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करती है, ये जलवायु परिवर्तन करती है। और IPBES है ये करती है जैव विविधता का, कि किस प्रकार से जैव विविधता में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि IPCC और IPBES जो देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से लगातार जैव विविधता और जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसका साइंटिफिक अध्ययन ये करते हैं। इसी के साथ में होलोसीन परिवर्तनशीलता। होलोसीन परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है, हमें ये पता होगा कि लगभग 11,700 वर्ष पहले जो पृथ्वी पर बर्फ थी, है ना, बहुत ज्यादा हिमनीकरण था, उसे हिमयुग कहा जाता था। तो उस समय जो तापमान था उससे लेकर के और अब तक तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है उसे होलोसीन परिवर्तनशीलता कहते हैं। उसके आधार पर भी इसका निर्धारण किया जाता है। साथ ही पारिस्थितिकी लचीलेपन का विश्लेषण यहाँ किया जाता है कि पारिस्थितिकी है वो कितनी रेजिलियंस है, जो लगातार परिवर्तन हो रहे मानव के द्वारा या प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कितना उसको जो पारिस्थितिकी है वो उसको रोक सकती है, उससे जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है उसका समाधान कर सकती है। तो ये पारिस्थितिकी लचीलापन हो गया, उसका विश्लेषण करते हैं। साथ ही पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स, है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ का जो सिस्टम है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर ये हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल के साथ साथ में जो जलमंडल है ना, जलमंडल है, साथ ही जो जैव मंडल है। तो इस पूरी प्रणाली में जो पृथ्वी का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से अलग अलग रूप में प्रभावित हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स के माध्यम से। इसी के साथ में संभावित टिपिंग पॉइंट्स, इनका भी अध्ययन यहां पर किया जाता है। जो टिपिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपर विद्यमान ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे क्षेत्र जिनमें अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वो मानव जीवन को व्यापक रूप से वो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अंटार्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ है
वो बर्फ के, अगर वो बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ अगर कम मात्रा में भी पिघलेगी फिर भी उससे उसका जो क्षेत्र, उसका जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो समुद्र तल है वो लगातार बढ़ेगा। ताजे पल, जो समुद्र की लवणता है वो लगातार कम होगी। लवणता कम होने से जो समुद्री पारितंत्र है, समुद्री जो हमारे जलीय जीव हैं, वो उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग, तो वो एक टिपिंग पॉइंट होगा। इसी के साथ में जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट भी एक तरह का टिपिंग पॉइंट है। अमेजन फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट कवर उसका कम होता है तो उसे एक प्रकार से पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो जो पृथ्वी, जो हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में जो प्रदूषण है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा मानसून है, भारतीय मानसून है, वो भी एक प्रकार का टिपिंग पॉइंट है। अगर भारतीय मानसून में परिवर्तन होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी जलवायु परिवर्तित हो जाएगी और पूरे इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित होगा। तो इस तरीके से कुल 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, उनका अध्ययन ये मानदंड के तहत किया जाता है, जिसके माध्यम से हम जो गृहीय सीमाएं हैं ना, जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, ये रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा मैंने पहले बताया, आपकी 9 में से जो 6 गृहीय सीमा है उनका उल्लंघन किया जा चुका है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। एक तो जो एरोसोल लोडिंग है ना, अभी जो हमारा वायु प्रदूषण है वो, उसमें एरोसोल, वायुमंडल में एरोसोल का जो अभी मात्रा बढ़ रही है वो भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, यानी कि एक सीमा से ज्यादा वो नहीं बढ़ी है। साथ ही जो समताप मंडल में ओजोन का जो क्षरण है वो भी नहीं हुआ है। तो ये इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो बाउंड्रीज हैं उन सबको हमने पार कर लिया है, उसको हमने नुकसान पहुंचा दिया है। अगर समताप मंडल में ओजोन के क्षरण नहीं होने की बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी इसी सितंबर में ही उसकी वर्षगांठ हमने मनाई है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसने एक तरीके से जो पृथ्वी के जो समताप मंडल है उसमें जो ओजोन का लगातार क्षरण हो रहा था, यानी कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लगातार उत्सर्जन होने से ओजोन परत को जो क्षरण हो रहा था उसको कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए हमने देखा कि ओजोन परत का जो क्षरण है उसको भी, उसकी सीमा को भी हमने पार नहीं किया है। बाकी सारी की सारी जो हमारी 7 सीमाएं हैं, चाहे वो नए घटक शामिल होना हो, क्लाइमेट चेंज हो, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी में परिवर्तन होना हो, लैंड सिस्टम जो चेंज हो रहा है वो हो, चाहे हमारा जो फ्रेश वाटर है उसमें चेंज हो रहा हो, चाहे हमारे जो जैव भू रासायनिक चक्र है उसमें परिवर्तन हो रहा हो, जो महासागर है उनका अम्लीकरण हो रहा है, तो ये कुल 7 सीमाओं का उल्लंघन मानव के द्वारा अभी तक किया जा चुका है। ठीक है, अब तो यही इसमें सब बताया गया है कि जो अम्लीकरण है, अम्लीकरण पहली बार अपनी जो सुरक्षित संचालन स्थिति है उसको इन्होंने पार कर लिया है, जिससे समुद्री जो जीव है उनको खतरा उत्पन्न हो सकता है। जलवायु परिवर्तन में बताया गया है कि जो CO2 है, CO2 2000 जो उच्च जोखिम सीमा है वो 450 पर ppm है और अभी ये 423 ppm तक ये पहुंच चुकी है ना, पार्ट्स पर मिलियन है ये 423 अभी है और 450 उच्चतम सीमा है। तो लगातार इसको CO2 अपनी सीमा का उल्लंघन करने वाली है। साथ ही जो जैवमंडल अखंडता यानी कि जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है वो भी तेजी से गिर रही है, जिससे कि जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं उसमें देखेंगे कि उनकी विलुप्ति की दर लगातार बढ़ रही है। जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है वो लगातार कम हो रही है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, इसके लिए क्या सुझाव है, तो जो वैज्ञानिक समुदाय है उसने गृहीय सीमा पहल यानी कि प्लेनेटरी बाउंड्री इनिशिएटिव ये शुरू किया है, जो वैश्विक स्तर पर जोखिमों को ट्रैक करेगा, उसका समाधान बनाएगा और जो अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके साथ संचार में सुधार करेगा। ये उन्नत मॉडलिंग, AI और विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग करके इस पहल के द्वारा प्लेनेटरी मिशन कंट्रोल सेंटर ये स्थापित किया जाएगा और लगभग रियल टाइम आकलन के साथ में साक्ष्य आधारित यानी कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे, जिसके माध्यम से जो हम गृहीय सीमाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं उसको ये कम किया जा सके। ये इनिशिएटिव सुनने में बहुत ही आपको लगेगा कि ये, क्योंकि ना तो किसी वैश्विक संस्था ने इसे या जैसे UN की कोई एजेंसी इनके द्वारा ये किया जा रहा है, ना ही ये जो अलग अलग सरकारें उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव बहुत कुछ हो जाए इसका हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, UN है, UN को साथ में आना पड़ेगा, जो अलग अलग सरकारें उनको साथ में आना पड़ेगा, तभी हम कुछ व्यापक बदलाव यहाँ पर देख पाएंगे।
अब चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारत में जो एक महिलाओं की स्थिति को लेकर के बाल विवाह एक बड़ी कुरीति जो थी वो उसमें कमी दर्ज की गई है। यानी कि जो बाल विवाह है उसके अंदर जो उसके आंकड़े थे उसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। तो यही हमारी न्यूज है कि बाल विवाह में गिरावट आई है। तो यूनिसेफ ने एक अपनी रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाल विवाह की दर में कमी आई है। इसमें आंध्र प्रदेश में जो बाल विवाह दर 33% थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत, यानी कि 2015-16 में जो लगभग 33% बाल विवाह दर थी, अब वो कम होकर के 29.3% रह गई है ना। और ये NFHS 5 की बात है, ये 2019 से 21 के बीच में ये हुआ है। हाँ, तो लगभग पिछले 4-5 सालों में बाल विवाह में कमी देखी गई है। आंध्र प्रदेश में कमी देखी गई, साथ ही राजस्थान के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों और उनकी सीखों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट का नाम ही है द टर्निंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन फॉर एंडिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, एक कंपेडियम ऑफ केस स्टडीज ऑफ 13 स्टेट। यानी कि जो 13 राज्यों ने अपने राज्य स्तर पर, अपने जिला स्तर पर जो कार्य किए हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, उसी को ये मुख्य रूप से प्रोत्साहित करती है, उसी पर ये प्रकाश डालती है ना। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक और बहुक्षेत्रीय प्रयासों से लैंगिक समानता, जो कि हमारा SDG गोल 5 है, उसकी दिशा में प्रगति भारत में ये देखी गई है। यानी कि लैंगिक समानता को इससे बढ़ावा मिला है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 सोसाइटी में जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे टॉपिक है उसके अंतर्गत, और GS2 में जो सोशल जस्टिस है, यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, उसमें ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको हम इस विस्तार से देखते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों की सीख बताई गई है, यानी कि यहाँ पर जो केस स्टडीज बताई गई हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यहाँ पर 4 राज्यों की बताई गई है। सबसे पहले बात की गई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाल विवाह की दर बाकी राज्यों से ज्यादा थी। तो यहाँ पर बात करें कि NFHS 5 के डेटा का उपयोग करते हुए यूनिसेफ के साक्ष्य आधारित समर्थन के परिणाम स्वरूप महिला बाल विकास और बाल कल्याण विभाग, जो कि भारत सरकार का जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, उसके विभाग के द्वारा गहन बाल विवाह निवारण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई, क्योंकि और ये उन जिलों में की गई जहां पर बाल विवाह की दर बहुत ज्यादा थी, तो उसमें लगातार यहाँ पर कमी देखी गई है इसके माध्यम से। असम के अंतर्गत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल अपनाया गया, जिसमें लड़कों और पुरुषों के व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया, उनको शिक्षित किया गया, उनको और जागरूक किया गया, जिससे कि वो लैंगिक समानता के अनुकूल बन सके। तो यह असम में किया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्वयंसेवी आधारित यानी कि वॉलेंटरी एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है जय हो, जो कि जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वहां के युवाओं को शिक्षित करने, उनका कौशल विकास करने और उनको और जागरूक बनाने की एक पहल है, जिसके माध्यम से ये वहां पर बाल विवाह में भी लगातार कमी देखी गई। ओडिशा में बाल विवाह मुक्त ग्राम की घोषणा की जाने लगी। जैसे हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री गांव घोषित किए गए, उसी तरीके से उड़ीसा में बाल विवाह मुक्त ग्राम जो पहले उसकी शुरुआत की गई थी, और 2022 तक लगभग 12,407 गांवों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया। तो ये कुछ सफल केस स्टडीज थी जिनके माध्यम से बाल विवाह में लगातार बाल विवाह को कम किया गया। तो इनका उपयोग आप अपनी आंसर राइटिंग में कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बाल विवाह उन्मूलन के लिए भारत में क्या पहले की गई है ना, तो सबसे पहले है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यानी कि 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष को ये निर्धारित की गई कि अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है और 21 वर्ष से कम का अगर लड़का है तो उनकी शादी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ में बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया गया, नहीं कि नेशनल जो कार्य योजना बनाई गई, ये एक व्यापक फ्रेमवर्क है जो उन लड़कियों को सहायता प्रदान करता है जिनका कम उम्र में विवाह हो गया है या फिर होने का खतरा है ना। अगर किसी क्षेत्र में बच्चियों का या 18 साल से कम की महिलाओं का अगर विवाह होने की संभावना होती है तो उन क्षेत्रों में ये कार्य करता है। साथ ही भारत के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है,
जो ऐसे कानूनी परिवर्तनों का समर्थन करता है जो बिना किसी अपवाद के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हैं, और इससे बच्चों की कानूनी सुरक्षा को भी यहां पर सुनिश्चित किया गया है। और इसके तहत एक पोर्टल भी बनाया गया है ना, ये चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल भी बनाया गया है, जिसमें शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी है कि यहां पर बाल विवाह होने वाला है, तो वहां जाकर के आप शिकायत भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपकी जानकारी भी यहां पर गुप्त रखी जाएगी। तो इसके माध्यम से भारत में बाल विवाह में लगातार कमी देखी जा रही है, और आने वाले कुछ वर्षों में हम शायद बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त कर भी पाएंगे। वैश्विक स्तर पर भी कुछ पहले की गई हैं, उनको अगर हम देखें तो यूएनएफपीए और यूनिसेफ के द्वारा वैश्विक बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। मार्च 2016 में ये शुरू किया गया था, और ये किशोरियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है और बाल विवाह और कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह को रोकने के लिए ये काम करता है ना। जो अलग अलग देश हैं जहां पर मुख्य रूप से जो अविकसित या विकासशील देश है, उसमें बाल विवाह जैसी समस्या लगातार देखने को मिलती है, तो वहां पर ये यूनिसेफ और यूएनएफसीए साथ मिलकर के काम करते हैं, जिससे कि जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जो किशोरियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो भारत में लगातार जो महिलाओं के विवाह की उम्र है उसमें लगातार कानून बने हैं। उसमें चाहे हम बात करें 1872 में कानून बना, 1891 में कानून बना, 1929 में कानून बना, इस तरीके से अलग अलग कानून बनाए गए। उस पर यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछे हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने 2020 में। तो जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुक्त मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो यहाँ पर 3 ये बात बताई गई है, महिला शिक्षा पर, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु यानी कि जो विवाह की सहमति उस पर उसकी आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो इन तीनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अब अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज की, तो हमारी अगली न्यूज आती है जो बात करती है भारत के शहरी क्षेत्र को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी जनगणना चल रही है ना। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोविड के कारण वो रोक दी गई, और अब आगे अब जनगणना का कार्य चल रहा है। और इस बार भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना की जा रही है, यानी कि डिजिटल सेंसस की जा रही है। तो उसी के संदर्भ में जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि 2027 की जो जनगणना होने जा रही है उसमें शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए जो 2011 में लागू थी। इसका उद्देश्य यह है कि जिससे कि हम तुलना कर पाए कि 2011 में जो शहरीकरण की जो स्थिति थी वो वर्तमान में अब उसकी क्या स्थिति है, ताकि हम बेहतर नीति निर्माण हमारे शहरों को अच्छा करने के लिए कर पाए। तो ये यहाँ पर हमारा टॉपिक है, और टॉपिक हमारा यही कहता है कि शहरी क्षेत्र की परिभाषा और गवर्नेंस संबंधी कमियों का विश्लेषण और सुधार करने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि शहरीकरण की जो परिभाषा अभी तक हम जो यूज कर रहे हैं वो काफी पुरानी हो चुकी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो GS 1 का टॉपिक है जनसंख्या संबंधी मुद्दे, उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपका हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये समझते हैं हम कि जो भारत में जो जनसंख्या के आधार पर या फिर अलग अलग आधारों पर शहरी परिभाषा दी गई है वो क्या है। तो मुख्य रूप से 2 तरीकों से किसी भी बस्ती को शहरी के रूप में घोषित किया जा सकता है ना। 2 तरीके हैं इसमें। पहला तरीका है वैधानिक कस्बे, यानी कि जो हमारे कानून के द्वारा अगर किसी क्षेत्र को कोई किसी क्षेत्र में घोषित किया जाता है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत या नगर पालिका, इनको अगर किसी कानून के द्वारा अगर घोषित किया जाता है तो उन्हें हम शहरी क्षेत्र कह सकते हैं। और इसमें कस्बों की जनसंख्या लगभग 1 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए, और इनको जो शहर है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया कि कानून के द्वारा ही, अगर कोई कानून बना करके ही उस क्षेत्र को अगर शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उसे शहरी क्षेत्र कहा जाएगा। अब दूसरा जो है वो है जनसंख्या और आर्थिक आधार पर कैसे किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है जनगणना कस्बे। इसमें ऐसे कस्बे जो वैधानिक कस्बे नहीं है, यानी कि कानून के द्वारा उन्हें कस्बा नहीं बनाया गया है, उसमें 3 विशिष्ट जनसांख्यिकी और आर्थिक मानदंड दिए गए हैं। अगर इन तीनों को एक साथ ये पूरा करते हैं तो उस क्षेत्र को फिर जो जनगणना कस्बा है वो कस्बा उसे घोषित किया जा सकता है। न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या घनत्व भी यहाँ किया गया है। और जो सबसे इसका विवादित जो मुद्दा है, सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो बात है वो ये है कि मुख्य कामकाजी जो पुरुष आबादी है उसमें से 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर पुरुष आबादी की बात की जा रही है यहाँ पर
महिलाओं की बात नहीं की जा रही है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि महिलाओं की आबादी की बात नहीं की जा रही, जबकि हम अगर देखें तो महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं और वो अपना योगदान दे रही हैं। तो ये 3 आधार हैं, इसके आधार पर हम जनसंख्या कस्बे को, किसी भी क्षेत्र को जनसंख्या कस्बे के रूप में घोषित किया जाता है। अब बात करें कि क्या मुद्दे हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि पुरुष कार्यबल पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मुख्य कार्यबल में महिलाओं की स्थिति को यहां पर नकार दिया गया है, उसे नहीं माना गया है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है पुराना मानक, लगभग 50 साल पुराने ये मानक हैं, जबकि आधुनिक जो स्थिति है उसमें आर्थिक रूप से भी हम काफी आगे आ चुके हैं, सामाजिक रूप से हम काफी आगे आ चुके हैं। तो ये मानक 50 साल से बदले ही नहीं है, तो इनको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्तमान की जो आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है उसको ये नहीं दर्शाते हैं ये मानक। क्योंकि 5000 की आबादी हो ना, आप किसी भी एक बड़े गांव की आबादी 5000 हो सकती है, हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इस समय, और कार्यबल में महिलाओं की स्थिति लगातार सुधर रही है, उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। साथ ही शहरी दर्जा नहीं मिलने के कारण बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जिनका कामकाज और जो उनका चरित्र है वो शहरों की तरह ही है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में ऐसे बहुत बड़े बड़े गांव होंगे जहां पर प्रॉपर बाजार होगा, वहां पर जो कोई बड़ी कंपनी भी वहां पर हो सकती है, वहां पर कोई फैक्ट्री भी हो सकती है जहां पर पुरुष और महिलाएं कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो, क्योंकि गांव ही बना हुआ है, गांव का ही उसे दर्जा मिला हुआ है, तो वहां पर जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहां पर नहीं होता है, क्योंकि जो उसका प्रशासन देख रहा है वो ग्राम सभा देख रही है या ग्राम पंचायत देख रही है, उसके पास उतना फंड ही नहीं आता है कि वो उस क्षेत्र की अवसंरचना का विकास कर पाए। तो इससे जो शहरी क्षेत्र का जो दर्जा नहीं मिलता है उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। प्रशासन में असंगति आती है कि जो शहरी विशेषताओं वाले जनगणना कस्बे हैं वो अभी भी ग्रामीण पंचायतों द्वारा ही वो संचालित हो रहे हैं, प्रशासित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से वहां पर प्रॉपर प्रशासनिक ढांचा वहां नहीं बन पा रहा है। अवसंरचना की कमी होती है, वही बताया कि अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता जैसे जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो, क्योंकि ग्राम सभा या जो ग्राम पंचायत है वो पूरा नहीं कर सकती उतने बड़े क्षेत्र का, इसलिए अब आवश्यकता है कि इस जो मानदंड हमने बना रखे हैं इन मानदंडों को परिवर्तित करके जो वर्तमान की जो हमारी सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं हैं उनके अनुरूप इन्हें बनाया जाना चाहिए। इसमें अगर हम सुझावों की बात करें तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि कार्यबल संबंधी जो मानदंड है उसमें महिला कार्यबल को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा समर्थित डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन पद्धति का उपयोग करके इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। अब जो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है ये पद्धति क्या है, ये पद्धति है, इसे मुख्य रूप से 6 संस्थाएं मिलकर के बनाती हैं। यूरोपीय यूनियन है, यूएन का FAO है, यूएन हैबिटाट है, OECD है, वर्ल्ड बैंक है ना, और साथ ही यहाँ पर ILO है ना, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुख्य रूप से 6 संस्थाएं मिलकर के ये एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक गणना का फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, जिससे मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र को 3 भागों में मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया शहरी क्षेत्र, हो गया, दूसरा हो गया कस्बा या जिसको हम टाउन भी बोलते हैं, है ना, और तीसरा जो हो गया वो ग्रामीण क्षेत्र। तो ये उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है, किस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, क्या जनसंख्या घनत्व है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की गणना करके ये मुख्य रूप से 3 रूपों में ये डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन उन क्षेत्रों को बांटता है। तो अब बात की जा रही है कि इस पद्धति को भी अब भारत में अपना लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 5th न्यूज की हमने बात कर ली। अब अगर हम इससे जुड़े हुए प्रीलिम्स के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस की बात करें तो देखो 2023 में प्रश्न पूछा गया है, 2023 में प्रश्न पूछा गया है, भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जा रहा है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी की समस्या है उस पर प्रश्न पूछा गया है 2023 में। 2025 में प्रश्न पूछा गया है, 2025 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। दोनों प्रश्न शहरी गरीबी से संबंधित है। अगर किसी ने इस प्रश्न को तैयार कर लिया होगा तो वो इस प्रश्न को लिखने में काफी सहज महसूस करेगा। इसीलिए आपको लगातार PYQs का अध्ययन करते रहना चाहिए, उसके माध्यम से आप आगे आने वाले जो प्रश्न है, आने वाले वर्षों के जो प्रश्न है उनको भी अनुमान लगा सकते हैं, उनकी एक बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर आप एक बार सम्मिलित रूप से आप बताइए कि भारत में जो शहरी गरीबी है उसके मुख्य कारण क्या है, क्या उसकी स्थिति है, शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी से क्यों ज्यादा खतरनाक है, इन सबको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है वो कितना ज्यादा सफल हुआ है शहरी गरीबी को समाप्त करने में।
अब आज की जो हमारी आखिरी खबर है वो बात करती है भारत में प्राकृतिक गैस भंडार को लेकर के। तो प्राकृतिक गैस भंडार भारत में, हम जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में जीवाश्म ईंधन की स्थिति काफी कम है और हम मुख्य रूप से अपने जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए आयात पर निर्भर है ना। और इसीलिए हम लगातार देख भी रहे हैं कि हम जब रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं तो इसी वजह से अमेरिका द्वारा लगातार भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भारत का बहुत सारे देश विरोध भी कर रहे हैं इसकी वजह से कि हम रूस से क्यों तेल ले रहे हैं, जबकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो इतनी ज्यादा है कि उसके लिए हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, लगभग हम अपनी 80% आवश्यकताओं की आपूर्ति आयात के माध्यम से करते हैं। तो अगर प्राकृतिक गैस के भंडार अगर भारत में पाए जाते हैं तो उसके पाने से हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी, हमारी अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिलेगा। इसीलिए भारत सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर जो अनुसंधान और अन्वेषण का कार्य है, एक्सप्लोरेशन मिशन लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारा जो भारतीय क्षेत्र है उसमें जैव संसाधन है यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उसकी खोज हम लगातार कर पाए। तो हमारी जो न्यूज है वो क्या है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंडमान निकोबार बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा इन्होंने की है। मंत्रालय ने बताया है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुआं जो था, यानी कि जो एक्सप्लोरेटरी कुआं था, जब वहां पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। तो ये जो कुआं होता है, ये क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह में एक लंबा एक गहरा खड्डा किया जाता है जो कि कई किलोमीटर तक वो रहता है ना, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि जो नीचे जो पृथ्वी का जो हमारा जो क्षेत्र है उसमें अगर कोई जीवाश्म ईंधन वहां पर उपलब्ध है या नहीं, कच्चा तेल हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो या फिर वो कोयला वगैरह हो, तो उसके लिए इस प्रकार के जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स है ये खोदे जाते हैं। तो उसी में से एक कुएं पे हमने देखा है कि प्राकृतिक गैस वहां पर विद्यमान है। ठीक है, अगर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो GS1 में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ज्योग्राफी का जो पार्ट है वहां पर, और GS3 में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो संसाधनों को जुटाना, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें ये टॉपिक हमारा कवर होता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो कितने हैं और कैसे, उनकी क्या स्थिति है, तो भारत का जो हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन है उसके अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में लगभग 371 मिलियन मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट, है ना, कि इतने टन ऑयल के इक्विवेलेंट जीवाश्म ईंधन यहां पर यानी कि हाइड्रोकार्बन यहां पर संसाधन मौजूद है, ये मूल्यांकन कहता है। भूगर्भीय रूप से अंडमान निकोबार बेसिन के संगम और बंगाल और अराकान तटछल प्रणाली का ये हिस्सा है। ठीक है, भारतीय और बर्मा प्लेट्स की सीमा पर जो टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पर कई स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स यहाँ पर निर्मित हुए हैं, जिसमें कि ये जो ट्रैप्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें जो ऑयल है और जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये वहां पर ट्रैप हो जाते हैं और उसका फिर बाद में हम उसका एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक सही बात है। अगला है कि इससे पहले भी पास के क्षेत्रों में, जैसे कि इंडोनेशिया का जो उत्तरी सुमात्रा है, इरावदी, मुर्गई, म्यांमार है, वहां पर इस प्रकार की खोज की जा चुकी है। तो ये स्थिति कहां पर है, मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से समझा देता हूं कि ये जो एरिया है ना, ये जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर तो इंडियन प्लेट है ये तो, और इधर से ये आ रही है, ये बर्मा प्लेट आ रही है ना। तो जो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट है ये दोनों यहां पर मिल रही हैं, इसकी वजह से यहां पर लगातार जो टेक्टोनिक गतिविधियां हैं वो यहां पर हो रही हैं, और उसके माध्यम से जो स्ट्रेटोग्राफिक ट्रैप्स है वो यहां पर बन गए हैं, और उसके माध्यम से हम अब जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उनका अब एक्सप्लोरेशन हम यहां पर कर पाएंगे। यहां पर लंबे समय में जो प्राकृतिक गैस है वो यहां पर बन चुकी है और उसका अब एक्सप्लोरेशन करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, अब और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये खोज भारत के 2030 तक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने पर ये केंद्रित है। साथ ही प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ये हमारा लक्ष्य है कि जो हमारी 2030 तक हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए, कि जो हमारा जो कच्चे तेल पर जो हमारी निर्भरता है वो इसके माध्यम से कम हो पाए। साथ ही वर्तमान में भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकताओं का केवल 50% ही उत्पादन कर पाता है ना, और शेष जो मांग है वो आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। और भारत, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE,
के द्वारा एलएनजी के रूप में, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है वो एलएनजी के रूप में हम उसका आयात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अब भारत में हम देखें कि भारत में प्राकृतिक गैस की क्या स्थिति है, तो वो यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो जो हमारा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, जो हमारा पश्चिमी घाट की तरफ जो क्षेत्र है, वहां पर लगभग 31%, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वहां से होता हुआ जो क्षेत्र है उसमें लगभग 31%। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र जो है, बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है, वहां पर लगभग 24%। मध्य प्रदेश में लगभग 2%, त्रिपुरा में 3%, तमिलनाडु में 3%, राजस्थान में 6%, गुजरात में 5%, असम में 15%, आंध्र प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में लगभग 1%। तो ये कुल अनुमान जो हमारा है कि 1094.19 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास में प्राकृतिक गैस के संसाधन, ये भंडार हमारे यहाँ पर अनुमानित है। तो इसके माध्यम से हम ये कह पा रहे हैं कि लगभग 2030 तक हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जिससे कि हमारी जो कच्चे तेल का आयात है उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहले शुरू की गई हैं, तो सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। तो ये नीति 2016 में ये आई थी ना। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले थी NELP है ना, HELP से पहले थी NELP है ना, ये थी न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसको रिप्लेस किया है इसने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ने। तो जो NELP थी उसके तहत क्या होता था कि जो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र है या फिर जो अन्वेषण क्षेत्र है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते थे कि इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में ही अलग अलग कंपनियां अन्वेषण का कार्य कर सकती हैं। जबकि यहां पर जो किया जा रहा है कि खुला रकबा लाइसेंसिंग यहां पर की गई है, यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग यहां पर की गई है, जिसमें कि जो कंपनी है वो खुद से जो जिस क्षेत्र में अन्वेषण करना चाहती है उस क्षेत्र को वो खुद से पहचान कर सकती है या खुद से उसको चुन सकती है। सरकार के द्वारा इस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि इस पर्टिकुलर कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में ही अन्वेषण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहां पर जो अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग ढांचा यहां पर बना दिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे अलग अलग जो जीवाश्म है, कोयला, गैस और जो कच्चा तेल है, इन तीनों के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रदान किया जाता था कि अब इस क्षेत्र में आप सिर्फ कोयले का अन्वेषण कर सकते हो, इस क्षेत्र में सिर्फ गैस का या तेल का अन्वेषण कर सकते हो। जबकि अब जो है इसको एकीकृत कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में इन तीनों में से तीनों का या किसी एक का या किसी दो का आप अन्वेषण कर सकते हो। तो अब क्या हुआ है कि जो कंपनियां हैं, कंपनियों के लिए ये आसान हो गया है कि वो उन क्षेत्रों में अन्वेषण कर पाए। तो जो कमियां मौजूद थी NELP में वो HELP द्वारा उन्हें दूर कर दिया गया है। इसी के साथ में नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत के द्वारा शुरू किया गया। हम डीप ओशन मिशन को लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार न्यूज में है। इसके तहत क्या है कि जो नई खोजें हैं है ना, और हाइड्रोकार्बन भंडार को पूरी तरह से दोहन करने के लिए जो अपतटीय बेसिन है हमारे, वहां पर डीप एक्सप्लोरेशन मिशन यहां पर भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें गहरी पानी के अन्वेषण कुओं की योजना बनाई गई है। जो अभी मैंने बताया कि अन्वेषण कुएं यानी कि एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो होते हैं वो अब अपतटीय क्षेत्रों में, गहरे क्षेत्रों में जाकर के अन्वेषण इस मिशन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नेशनल डेटा रिपोजिटरी भी बनाई गई है। इसमें अभी तक जितना भी अन्वेषण हुआ है उसका पूरा डेटा यहां पर एक साथ में सुरक्षित किया गया है। वो नेशनल डेटा रिपोजिटरी बनाई गई है। जो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये तो जो अपतटीय क्षेत्र है वहां पर जो डीप वाटर है उसमें अन्वेषण करेगा। और जो नेशनल सिस्मोग्राफ प्रोग्राम है, ये भारत का जो अपतटीय क्षेत्र नहीं है, उसके अलावा जो भारत का जो आंतरिक क्षेत्र है या फिर जो कम गहरे क्षेत्र है, वहां पर नेशनल सिस्मोग्राफिक प्रोग्राम है, वो यहां पर अपना काम कर रहा है। इसके द्वारा जो कार्य किए गए वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो नेशनल सिस्मोग्राफिक प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जो यहाँ पर ये जो एरिया है हमारा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उड़ीसा, बंगाली खाड़ी क्षेत्रों में, इन अलग अलग क्षेत्रों पर अभी तक यहाँ पर अन्वेषण का कार्य लगातार किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, अब इसी के साथ में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में लगभग हमने 100% FDI को लागू किया हुआ है कि इस क्षेत्र में कोई भी जो विदेशी कंपनी है वो यहां पर आकर के एक्सप्लोरेशन कर सकती है।
ठीक है, तो ये हमारी जो आज की मुख्य खबरें हैं उन पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। चलिए बात करते हैं आज के सुर्खियों में रहे स्थल की। तो आज का जो हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है वो है इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। तो इक्वाडोर में जो अमेजन जो वन क्षेत्र है वहां पर तेल परियोजना को लेकर के कुछ ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, तो उसका विरोध वहां के स्थानीय लोग, वहां की जो देशज आबादी है वो यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए इक्वाडोर चर्चा में है। अब इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है ये साउथ जो अमेरिका है उस महाद्वीप का ये हिस्सा है, और ये वहाँ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये स्थित है। सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर में कोलंबिया है और दक्षिण में और पूर्व में पेरू से इसकी सीमा लगती है, और जो इसकी तटीय सीमा है वो पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। अब इसकी अगर हम भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला क्षेत्र है वो यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है उसमें बटा हुआ है, और इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें बटा हुआ है। तीसरा जो है वो मुख्य है वो है यहाँ का एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। यहाँ पर एक भाग है उसको कहा जाता है, जो पश्चिमी भाग है उसे कहा जाता है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, और जो पूर्वी भाग है उसे कहा जाता है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। तो ये मुख्य 4 भाग यहाँ पर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट चिम्बोराजो, है ना। चिम्बोराजो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान है। साथ ही भूमध्य रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है, और प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, है ना, ये जो द्वीप समूह है ये गैलापागोस द्वीप समूह है, ये भी इक्वाडोर का हिस्सा है। तो ये हमारी आज की जो सुर्खियों में रहा स्थल वो हमने कवर कर लिया। अब हम आज की जो अन्य सुर्खियां हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली खबर है वो रिलेटेड है भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो भारत के जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, उन्हीं को 2 वर्ष के कार्यकाल को पुनः यहाँ पर विस्तारित कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगर हम उनके योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 में उनकी योग्यता को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसी योग्यता इनको प्राप्त होनी चाहिए। इनके कार्यों की बात करें तो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा जो भी इन्हें कार्य दिए जाते हैं वो, और भारत के संविधान और भारत के अलग अलग कानूनों के द्वारा जो उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो सारी जिम्मेदारियां उनको निर्वहन करनी होती हैं। इसी के साथ में ये सभी अदालतों में उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं। भारत के हर न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में ये उपस्थित होने का और वहां की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार ये रखते हैं। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है, और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी सरकार चेंज होती है तो सरकार चेंज होने के साथ साथ में ही अटॉर्नी जनरल को भी वो सरकार बदल देती है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है वो एक प्रकार से भारत सरकार का कानूनी सलाहकार का कार्य करता है। और किसी भी मामले में आप देखते होंगे कि जो भी कानूनी कार्यवाहियां होती हैं जिसमें भारत सरकार एक पक्ष होता है, उसमें मुख्य रूप से भारत के अटॉर्नी जनरल ही भारत सरकार का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार आपने भारत के अटॉर्नी जनरल के किसी बयान को या उनके द्वारा भारत सरकार के रखे हुए पक्ष को आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। इनको कुछ संसदीय अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 88 के तहत इन्हें अधिकार प्राप्त है कि ये दोनों सदनों में जो भाग ले सकते हैं, वहाँ की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं। वहाँ पर किसी भी मुद्दे पर वो बोल भी सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो वहां पर मतदान नहीं कर सकते हैं, बाकी वहां की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। इसी के साथ में भारत के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल है, वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे मामले जिसमें भारत सरकार अगर कोई पक्ष नहीं है तो उसमें जो भारत के अटॉर्नी जनरल है ऐसे केसेस में वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। अब बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी 2025 में अटॉर्नी जनरल पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियां, अधिकारों और उनकी सीमाओं का विवेचन कीजिए। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है उसकी क्या जिम्मेदारियां, क्या कर्तव्य हैं, क्या उनको अधिकार प्राप्त हैं और क्या उनके ऊपर सीमाएं लागू हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली जो न्यूज़ है ये भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, जो लगातार चर्चा में रहती है कि भारत में जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यूज़ है। भारत के राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अभी कुछ दिन पहले
भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, तो तभी ये चर्चा में था। कॉलेजियम प्रणाली इससे पहले और चर्चा में रही है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। तो इस प्रकार लगातार ही भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत में अलग अलग हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रहती है। तो आपने इस न्यूज़ को काफ़ी टाइम से कवर किया होगा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने काफ़ी विस्तार से इसको समझ लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर यूपीएससी ने इस बार मेंस में प्रश्न पूछा भी है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश, उस पर तुलनात्मक प्रश्न एक पूछा गया था, है ना। तो ये भी आपको पता होगा। अब अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 217 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है वो ही हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करते हैं। इसके लिए वो संबंधित राज्यपाल से सलाह लेते हैं, साथ ही भारत के जो सीजेआई हैं उनसे भी वो सलाह लेते हैं। और उच्च न्यायालय कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है ना। जो भारत का अब जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के लिए तो भारत के सीजेआई और राज्यपाल से परामर्श लेना होता है, लेकिन अगर वहां पर अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श लिया जाता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है। उस कॉलेजियम में भारत के सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीश या दो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें विद्यमान होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो ये कॉलेजियम प्रणाली है। तो कॉलेजियम प्रणाली जब सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश करती है तो उसमें भारत के सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, और जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है तो वहां पर सीजेआई और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उसमें शामिल होते हैं कॉलेजियम में। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज हो गई। अब जो अगली न्यूज है ये रिलेटेड है जल संचय जन भागीदारी पहल से संबंधित है, जो कि भारत में जल संचय को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से जो वाटर हार्वेस्टिंग है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई थी। तो जो न्यूज है इसमें ये है कि जो कर्नाटक का बीदर जिला है उसने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार इन्होंने जीता है, और तेलंगाना ने वर्षा जल संरक्षण में शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अब ये जो पहल है ये क्या है, 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका जो नोडल मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है। इसका जो लक्ष्य यही है कि जो वर्षा जल है उसका संचयन किया जाए, जो हमारा जो वाटर टेबल है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो बोरवेल है उसको रिचार्ज किया जाए, जो रिचार्ज शाफ्ट है, जो हमारा भूजल है, भूजल को रिचार्ज करने के लिए जो शाफ्ट है उसके निर्माण की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें सरकारी संसाधनों के साथ साथ में गैर सरकारी स्रोतों जैसे सीएसआर फंड है या फिर कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना है उसकी सहायता ली जाती है, या स्थानीय लोगों की भागीदारी भी यहाँ पर ली जाती है। तो ये हमारी न्यूज़ है। अगर कहीं पर भी आपको जल संरक्षण के बारे में कोई आंसर लिखना है तो उसमें आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, इस योजना की या इस पहल की बात आप कर सकते हैं। अब अगली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है, अभी आप सभी न्यूज़ में पढ़ भी रहे होंगे कि अभी न्यूयॉर्क में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आज भारत के जो विदेश मंत्री है वो अपना भाषण देने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में कि यूएनएससी जो वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें सुधार के लिए फिर से ये बात उठी है। तो G4 देशों ने मंत्रियों ने संयुक्त यूएनएससी में सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी की है। तो यहाँ पर GL4, L69 और C10 ये 3 समूह चर्चा में हैं। इसमें क्या क्या है, G4 जो ग्रुप ऑफ 4 है इसमें 4 सदस्य हैं, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये बात कर रहे हैं कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के प्रयासों के लिए एक दूसरे का समर्थन करने के लिए G4 देश है, मतलब G4 संगठन है। L69 जो समूह है इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के 40 से अधिक विकासशील देश शामिल हैं और भारत भी इसका हिस्सा है। इसका भी जो उद्देश्य है कि विकासशील जो देश हैं वो एक दूसरे को का सहयोग करते हुए यूएन में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दें, ये इसका उद्देश्य है। C10 देश जो है यानी कि जो कमेटी ऑफ 10 है, 10 देशों की समिति है, ये अफ्रीका से संबंधित है। तो अफ्रीका जो संघ है उसके 10 देश इसमें शामिल है और इनका उद्देश्य भी है कि यूएन में जो सुधार हैं उसके लिए अमेरिका एक प्रकार से अपनी जो अमेरिका है वो संगठित रूप से साथ रह करके अपनी बात रखे कि देश अलग अलग बट करके वो किसी देश का समर्थन कर रहे हैं, दूसरा देश किसी देश का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा ना कर करके वो एक साथ आकर के सब जो पूरा अफ्रीका है वो साथ आकर के यूएनएससी में सुधारों की बात करता है। वो किसी एक
मुद्दे पर अपना बात रखते हैं। तो यूएनएससी में सुधार के लिए ये भी C10 भी इंपॉर्टेंट है और जो C10 है इसका भारत को समर्थन प्राप्त है। अब जो अगली न्यूज है ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। जो ये न्यूज है कि दिनांकित प्रतिभूतियां यानी कि डेटेड सिक्योरिटीज और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये चर्चा में रहे हैं कि आरबीआई ने अभी का जो चालू वित्त वर्ष है उसकी दूसरी छमाही में उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है और दिनांकित प्रतिभूतियां और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये जारी की हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं जो ग्रीन परियोजनाओं से संबंधित होते हैं और जो डेटेड प्रतिभूतियां होती है या डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जिन पर एक निश्चित या परिवर्तनीय कूपन दर का भुगतान किया जाता है और इसका भुगतान छमाही आधार पर अंकित मूल्य पर इसका भुगतान किया जाता है ना। ये डिस्काउंटेड रेट में ये प्रतिभूतियां मिलती हैं और अंकित मूल्य पर इनका भुगतान किया जाता है। इनकी जो मैच्योरिटी अवधि है वो 5 वर्ष या 40 वर्ष तक हो सकती है, 5 से 40 वर्ष तक हो सकती है। और इसके अलावा जो अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां जिसमें आपका नगद प्रबंधन बिल है, ट्रेजरी बिल्स हैं, इस तरह की अन्य प्रतिभूतियां भी होती हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होती हैं, इनके क्या शर्तें हैं, क्या इनका अर्थ है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। अब जो अगली न्यूज है हमारी, अगली न्यूज बात कर रही है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी की, यानी कि जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी जो फ्यूल इफिशियंसी है उसके लिए कैफे नाम का एक मानदंड बनाया गया है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कैफे 3 और कैफे 4 मानदंडों का इनमें संशोधन किया है और जो नए मानदंड है उसमें पहली बार छोटी कारों को विशेष राहत प्रदान की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो फ्लेक्स फ्यूल है, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि एक तो हमारा जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल प्लस इथेनॉल, इसको बढ़ावा दिया जाए, है ना। जो हम अभी बात कर रहे थे E20 की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों में को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों से ही वो व्हीकल चलता है, उसे हाइब्रिड वाहन कहा जाता है। तो उनको राहत देने के लिए ये नए मानदंडों में सुधार कुछ किया गया है। अब ये मानदंड क्या होते हैं, सबसे पहले तो किनके द्वारा लागू किया जाता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया जाता है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2007 में इन्हें अधिसूचित किया गया था। इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और साथ में जो भारत की तेल पर निर्भरता है, कच्चे तेल पर निर्भरता है, उसको कम करना। किन पर यह लागू होता है, तो ये लागू होता है ड्राइवर सहित कम से अधिकतम 9 व्यक्तियों को बैठाने की क्षमता रखने वाली जो कारें हैं वो, और 3500 किलोग्राम जो उनका कुल भार है उन वाहनों पर ये लागू होता है। और इसकी जो प्रभावी तिथि है वो 1 अप्रैल 2027 से और 31 मार्च 2032 तक ये लागू होंगे। तो आपको जो कैफे मानदंड है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन इनको लागू करता है और क्या इनका उद्देश्य है। अब जो अगली न्यूज़ है हमारी, अगली न्यूज़ आती है, दिवाली आने वाली है तो ग्रीन पटाखे अब उनका प्रोडक्शन शुरू होने वाला होगा। तो उसी को संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। अब ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रीन पटाखे जो पारंपरिक रूप से जो पटाखे होते हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा गैसीय उत्सर्जन करते हैं और प्रदूषण करते हैं, तो ग्रीन पटाखे अपेक्षाकृत रूप से कम प्रदूषण करते हैं और इसमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं जो कि बच्चों को या फिर जो पटाखे जला रहे हैं या उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान वो नहीं पहुंचाते हैं। इनमें मुख्य रूप से फुलझड़ी, पेंसिल, स्पार्कल, मरून बम, इस प्रकार के छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं वो शामिल होते हैं और इनमें थर्माइट की मात्रा कम होती है और एल्यूमिनियम का बहुत ही सीमित प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इनमें बेरियम नहीं होता है, जो कि आपने देखा होगा कि पटाखे के अंदर जो हरे रंग की जो रोशनी आती है वो बेरियम से होती है और बेरियम एक प्रकार की बहुत ही हानिकारक धातु है, तो बेरियम का उपयोग इनमें नहीं होता है। इनका जो लाभ है वो ये कि पार्टिकुलेट मैटर का ये उत्सर्जन 30% तक कम करते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में ये पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए पर्यावरणीय रूप से अच्छी बात है। और इनका पहचान और प्रमाणीकरण किया जाता है CSIR NERE द्वारा। NERE क्या है, NERE है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये CSIR के तहत ही ये एक संस्थान है, उनके लोगों के द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया जाता है। अब जो अगली न्यूज़ है रूस और ईरान के परमाणु संयंत्र से संबंधित है कि रूस और ईरान ने मिलकर के परमाणु समझौता इन्होंने किया है। तो ईरान की हार्मोज कंपनी और रोस्टॉम के बीच में सीरिक जो कि हार्मोजगन प्रांत में $25 बिलियन के मूल्य पर 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण का लिए एक समझौता यहाँ पर हुआ है
और प्रत्येक संयंत्र की क्षमता जो है वो 12,500 में 1255 मेगावाट होगी और वर्तमान में सिर्फ एक चालू परमाणु संयंत्र बुश शहर में स्थित है। अब अगर हम बात करें ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों की, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? एक तो आपका नतांज है, एक इस्फहान है ना, एक यहाँ पर फोर्दो है ना। तो ये कुछ प्रमुख इसके परमाणु संयंत्र है। तो इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण के रूप में। सबसे पहले फोर्दो है, फिर नतांज है, फिर इस्फहान है। तो ये क्रम आप परीक्षा के दृष्टिकोण से आप याद रख सकते हैं। तो आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर मैंने विस्तार से चर्चा कर ली है। अभी तक हमने जो हमारी जो न्यूज़ है उनको हमने कवर कर लिया है। अब चलिए इन पर आधारित जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं इनको हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समूह है G4, L69 और C10। इनके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं और उससे आपको जो सही स्टेटमेंट है उनमें से एक सही कूट का उत्तर आपको बताना है। अगला जो आपका प्रश्न है ये सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर कमेंट में आप बताइए। अगले जो प्रश्न है हरित पटाखों से संबंधित प्रश्न है, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अप्सपा के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है आपसे, इसको पढ़ करके इसका आंसर दीजिए। अगला जो 5th क्वेश्चन इक्वाडोर के संदर्भ में है, जो आज हमारा सुर्खियों में राज्यस्थल था। इसको आप पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। साथ ही प्लेनेटरी हेल्थ चेक रिपोर्ट जो आई है, जिसमें हमने ग्रहीय सीमाओं को समझा था, वो उससे संबंधित एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमने हमारी जो आज की न्यूज़ है उसको हमने विस्तार से कवर किया। आशा है इस सेशन से आप सभी को लाभ मिला होगा और अपने जो आंसर्स हैं या जो आपके कुछ प्रश्न हैं वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।